लो गाइस, सो हाजिर हूँ एक और न्यू सीरीज़ लेके। एंड ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपको रीइंकार्नेशन, कल्टीवेशन, मोस्टर्स एंड डीमन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ साथ इसका नोवेल जो था वो काफ़ी ज़्यादा हिट रहा, जिसकी वजह से हमें अभी एक एनिमेशन के रूप में भी देखने को मिल रही है। साथ साथ इसको देख के आपको परफेक्ट वर्ल्ड की याद आने वाली है क्योंकि इसकी एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल की है। सो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं जुन को, जो कि कह रहा था कि वो एक इंस्पेक्टर है एंड जब से वो इस फील्ड के अंदर आया है उसने सारे ही केस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल किए हैं और जब भी वो किसी केस को अपने हाथ में लेता है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% हो जाते हैं और इसी वजह से उसने इस फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। और फिलहाल वो काफ़ी बड़ी दुर्घटना के अंदर फंस चुका है क्योंकि उसने काफ़ी सारे थीव्स को पकड़ लिया है जो कि इस जगह का होन डियागो टावर को चुराने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक नेशनल ट्रीजर है। और अगर वो चुर जाएगा तो फिर इससे इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जिन आया हुआ, जिनके साथ में और भी काफ़ी सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि इस मिशन पे आए हुए हैं। वेल, हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे ही लोग लगे हुए थे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे सारे ही लोग गन से शूट कर रहे होते हैं एक ही दूसरे को, जिसकी वजह से यहाँ पे जिन भी घायल हो जाता है और ढेर सारे ऑफिसर्स यहाँ पे उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद जिन को देखते हैं जो कि फिलहाल इतनी ज़्यादा इंजर्ड हालत में भी यही कह रहा था कि अगर मैं किसी केस को अपने हाथ में ले लूँ तो फिर वो 100% सक्सेसफुल होता ही है। फिलहाल जिन ने अपनी जान को खतरे में डालने के बाद फाइनली जाके उस ट्रीजर को बचा ही लिया होता है और फिर वो उसे देखने के लिए आया था कि आखिर ये ट्रीजर कैसा है। जिसके बाद वो जाके खड़ा हो जाता है एक बॉक्स के सामने और हम देखते हैं कि उसे देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था। जिसके बाद वो तुरंत ही उस बॉक्स को टच करता है और फिर उसके बाद उस बॉक्स को खोल के देखने लग गया आखिर इसके अंदर किस तरीके का ट्रीजर मौजूद है। तभी हम देखते हैं कि वो बॉक्स ओपन हो जाता है और उसके अंदर होंग डियाओ ट्रीजर मौजूद था जो कि एक टावर होता है। और फिर जिन उसे देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उसकी ब्यूटी को देख के। वो तुरंत ही अपने हाथों से उसे टच करने लग गया था, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है उसे कुछ ज़्यादा ही अजीब सा फील होने लग जाता है और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसकी सोल उस टावर के अंदर जा रही है। वो खुद को दूर हटाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपना हाथ उस जगह से नहीं हटा पा रहा था और वहाँ पे ढेर सारा मिस्टीरियस ऑरा भी रिलीज़ हो रहा होता है। अब वहाँ पे सारे ही ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो आगाह हो गए थे और उनमें से एक भी जिन को छुड़ाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो सारे ही वहाँ पे लगातार फायरिंग करने लग जाते हैं जिन के ऊपर और उन्हें इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जिन जिंदा रहे या फिर मर जाए। और हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो काफ़ी सारी गन से उसको हिट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा धमाका हो गया था और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं एक मिस्टीरियस से पैलेस को एंड ये जगह कुछ एंशियंट टाइम की ही लग रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे कैरेज वगैरह गुजर रहे होते हैं और वाकई में ये एक एंशियंट जगह ही थी। जिसके बाद हमें इस जगह का इंपीरियल हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारे सर्वेंट्स मौजूद होते हैं और उन्हीं के बीच एक लड़की भी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। लेकिन फिलहाल तो इस जगह पे किसी का फ्यूनरल चल रहा था। वो लड़की वहाँ पे कविताएं पढ़ रही होती है और कहती है कि बॉस, लेकिन वाकई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद थे जो कि मरने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि वो मर ही गया, नहीं तो उसके रहते हमें उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा ही कहाँ मिलता। और ये सारे ही कुछ नौकर वगैरह होते हैं। तभी वो लोग बातें करते हुए कह रहे थे कि चलो अच्छा ही है, अब इसके ट्रीजर को हम लोग हासिल कर लेंगे। तभी उनमें से एक कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें यहाँ पे ड्रामा करने के लिए बुलाया गया है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई थी और फिर रोने की कोशिश कर रही होती है, बहुत ही सस्ती वाली कोशिश, और कह रही थी कि न जाने क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं उस लड़की की कविताएं सुन के और लोग ऐसे ही परेशान हो रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे। तभी वो लड़की अपने पास रखी हुई एक पैसों की पोटली के ऊपर अपना हाथ दे के मारती है और कहती है कि मुझे नहीं लग रहा कि तुम लोग बिल्कुल भी सैड हो बॉस के जाने से। अब जैसे ही उन्हें पैसों की आवाज़ आती है वो बेचारे दोबारा से नाटक करने लग जाते हैं रोने का और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से रोते हुए कहते हैं कि हमें यकीन नहीं होता, हमारा बहुत समय छोड़ के जा चुका है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा,
तभी वो उन सभी को कहती है कि मुझे फील नहीं आ रही, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे बॉस तुम्हें छोड़ के गए हैं। जिसके बाद उन सभी को पैसे चाहिए तो ड्रामा करना तो बनता ही था। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी छाती कूट कूट के वहाँ पे रोने की एक्टिंग करते हैं और कह रहे थे कि हमें बिलीव नहीं होता कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है। तभी वो लड़की वहाँ पे स्क्रिप्चर को फेंक देती है और कहती है कि अब मेरे मास्टर मोशी की डेथ हो चुकी है, अब उनके फ्यूनरल के बाद हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको विदा करने के लिए हमें एक अच्छा म्यूजिक भी प्ले करना होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद लोगों से कह देती है कि अच्छे से ड्रम बजाओ, बॉस खुश होने चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्रम को बजाने लग गए थे। एंड यहाँ पे वो लड़की भी पूरी ही रिदम में आ चुकी होती है और कहती है कि एक एक करके सारे ही आओ और दुख यहाँ पे आके जाहिर करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बॉस जाते जाते खुश हो जाएं। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की एक्टिंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो तो मेरा बायोलॉजिकल फादर जैसा ही था, आखिर कैसे हमें छोड़ के चला गया, हम उसके बिना कैसे रह पाएंगे, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मेरे छाती के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वजन रखा हुआ हो। तभी वो खुश हो जाती है और कहती है कि वाकई में तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर ली है, चलो अब दोबारा से म्यूज़िक बजाओ, क्योंकि वैसे भी हमारे तियांग शियांग किंगडम के अंदर हमारे बॉस ही थे जो कि इतनी सारी चीज़ों को अप्रिशिएट किया करते थे। और फिर खुद भी रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि बस अब मैं इतना ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी वो आदमी लगातार रोए जा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा गंदी एक्टिंग कर रहा था। जिसके बाद उसके पास में मौजूद लेडी कहती है कि आखिर तुम ये कैसे रो रहे हो, क्या इसे रोना कहा जाता है, चलो मैं ही तुम्हें अच्छे से सिखा देती हूँ कि आखिर रोया कैसे जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो भी किसी सस्ती एक्टर की तरह कोशिश कर रही होती है रोने की, और वाकई में उसको देख के तो रोना कम और हंसी ज़्यादा आ रही होती है लोगों को। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि बस बस बहुत हो गया तुम सभी का, तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है आज। और फिर उन सभी म्यूजिशियन से कहती है कि चलो अब थोड़ा सैड सॉन्ग भी प्ले कर दो ताकि मेरे बॉस खुश हो जाएं। और वो लोग ऐसा करने भी लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में म्यूज़िक को प्ले कर रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक म्यूजिशियन की नज़र पड़ जाती है उस बॉक्स के अंदर से निकलते हुए हाथ के ऊपर, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और फिर एक लेडी और देख लेती है और धीरे धीरे करके वो सभी देखने लग जाते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे और कहते हैं कि ये तो भूत है, हमें यहाँ से भागना होगा। और सारे अपना सामान वगैरह छोड़ के वहाँ से बहुत ही बुरे तरीके से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि आखिर इन सभी को क्या हो गया है एंड ये सभी यहाँ से भाग कैसे गए, बॉस को काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि ए लड़की तुम हो कौन और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे ऊपर तुम एक एहसान कर सकती हो, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे लेटा हुआ था, मेरी गर्दन में अकड़न आ चुकी है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि लड़की पीछे पलट के देखती है और उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ही खड़ा था। जिसे देख के वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये तो कोई घोस्ट है, और तुरंत ही चांटा मार देती है। और उसका एक चांटा भी इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है बेहोश होके। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फिर देखने लग गई थी कि आखिर उसने अपने बॉस का क्या हाल कर दिया है। बेचारे की टांगे वहीं पे फड़क रही होती हैं और वो कहता है कि आखिर तुमने क्या कर दिया। तभी वो कहती है कि बॉस आपने भी तो मुझे डरा दिया था, मुझे नहीं पता था कि आप वापस से जिंदा हो जाएंगे। और तुरंत ही फिर उसको उठा लेती है। तभी वो कहता है कि हाँ मैं जिंदा ज़रूर हो चुका हूँ, लेकिन जो तुमने मुझे चांटा मारा है इसकी वजह से मेरी नेक के अंदर जो अकड़न आ चुकी थी वो जरूर से ठीक कर दी है तुमने। तभी वो खुश हो जाती है और बॉस को गले लगाने लग गई थी। तभी वो कहता है कि बस बस बहुत हुआ और पीछे हटो मुझसे, तुम तो पहली बार मुझसे मिल रही हो, मुझे मेरा नाम तक नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो तुरंत ही शर्माते हुए एक बार और चांटा मार देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो वुड टूट के गिर गई थी और वो कह रहा होता है कि तुम इतनी ज्यादा वॉयलेंट कैसे हो। जिसके बाद वो आसपास देख के कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ और फिर ये जगह है क्या। तभी वो कहती है कि बॉस आप कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, ये तो तियांग शियांग किंगडम है और क्या आप भूल चुके हैं कि आपको इस किंगडम से कितना ज़्यादा प्यार है, ये तो आपका घर है। जिसके बाद वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या सच में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई ड्रामा चल रहा है या फिर ये कोई स्क्रिप्ट है। जिसे सुनने के बाद लड़की कहती है कि ये शब्द होते क्या है, मैंने तो इनका नाम भी पहली बार सुना है। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रही हूँ। जिसके बाद वो अपना हाथ वहीं पे पटकने लग जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसके खुद के हाथ पे स्वेलिंग आ चुकी थी। और फिर कहता है कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ,
कुछ ही देर बाद जब उसे धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, तभी वो लड़की कहती है कि बॉस, मेरा नाम क्यार है और मैं हमेशा ही आपके साथ रहा करती हूँ, एक तरीके से आपके असिस्टेंट, और आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तभी मोशी कहता है कि क्या सच में ऐसा है? वैसे तुम वाकई में काफ़ी अच्छी और ऑसम हो। ये सुनते ही वो एक बार फिर से शर्माने लग जाती है और बॉस को चांटा दे देती है, जिसकी वजह से वो बेचारा तो बेहोश होकर गिर गया। आखिर तुम कैसी असिस्टेंट हो, अपने ही बॉस को मार रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से बातें करने लग जाता है और कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब मेरा नाम मोश ये है और ये मेरी डेथ का सारा ही सामान तुमने रख रखा है और ये सब कुछ तुमने ही अरेंज किया। तभी वो कहती है कि हाँ बॉस, सब कुछ मैंने ही किया है। जिसके बाद वो कहता है कि वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड और अच्छी लड़की हो, मतलब कि यहाँ पे मौत का सामान इकट्ठा करने वाली कोई बोल रहा है कि तुम काइंड हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपना नाम वगैरह पढ़ने लग गया था और कहता है कि क्या मेरे कोई अलग सिबलिंग्स वगैरह भी हैं जो कि यहाँ पे नहीं आए? वो कहती है कि नहीं, वो काफ़ी वक्त पहले मर चुके हैं और बस यहाँ पे बस आप ही हैं जिसके पास में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। और कहता है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में बता दो कि वो कहाँ हैं। तभी वो मिरर देखते देखते कहती है कि बॉस, वो भी नहीं है, वो भी मर चुके हैं। आपको हो क्या चुका है जो सारी बातें मुझसे दोबारा दोबारा पूछ रहे हैं? तभी मोशे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ऐसी बात है तो फिर फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ही मुझे मिलने वाली है अब, और इसका मतलब ये भी है कि मैं यहाँ पे राज करूँगा और अब मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यंग मास्टर बन के यहाँ पे रह सकता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही क्यार से उस मिरर को लेके खुद को देखने लग जाता है और कहता है कि वाकई में कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, सारी ही लड़कियाँ मर मिटेंगी मेरे ऊपर तो। लेकिन तभी मिरर के थ्रू से दिख जाता है कि कोई तो है जो कि उसके ऊपर नज़र बनाए हुए है। और उसके बाद वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता था। फिलहाल मुझे ये बताओ कि यार कि आखिर मैं मरा कैसे और मेरी डेथ कैसे हुई? क्या मुझे किसी बात की कुछ फिक्र वगैरह थी? सीन यहीं पे कट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक एल्डर मास्टर को जो कि किसी हॉल में खड़े हुए थे और कहते हैं कि आज तुम्हें मेरी जुन फैमिली को एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी और वरना मैं तुम सारों को ही मार दूंगा। मुझे ये बताओ कि जो काम मैं तुमसे कहता हूँ तुम क्यों नहीं करते? और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा जोरों के साथ में चिल्लाने लग गए थे। इवन वहाँ पे एक स्क्रिप्चर भी गिर जाता है। आसपास मौजूद सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि आज एल्डर जून को हो क्या चुका है, वो इतने ज़्यादा बुरे तरीके से कैसे पेश आ रहे हैं। तभी उनमें से एक के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम और तुम्हारी डूगो फैमिली बहुत ही ज़्यादा बेकार है और साथ साथ तुम टैंग, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा गंदा काम किया। तुम बहुत ही अच्छे बहाने बना के सीधे ही वहां से निकल जाते हो और तुरंत ही वहां पे अपनी पावर का यूज करते हुए उसके शोल्डर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि बताओ मुझे आखिर मेरा बदला लेगा कौन? तभी वो कहता है कि एल्डर जून, आप बहुत ही ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं, आपको मुझे ऐसे नहीं मारना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही एक थर्ड एल्डर के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ, तुम और तुम्हारी ली फैमिली आखिर कर क्या रही है? तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडसन की डेथ हो गई है और तुम ऐसे ही चुपचाप खड़े हुए हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे? या फिर मैं ये समझने लग जाऊं कि जो कुछ भी हुआ है उस सब के पीछे तुम ही हो, या फिर तुम सारे के सारे जो कि मिलके सब कुछ प्लान कर रहे हो ताकि मेरा ग्रैंडसन ज़्यादा वक्त तक जिंदा ना रह सके। और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पे मौजूद एम्परर को नीचे झुकते हुए ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये सारे ही मिले हुए हैं एम्परर, प्लीज़ कुछ ना कुछ विचार बताइए हमें कि आखिर हमें आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि ये सारे ही लोग मिले हुए हैं और मैं तो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं क्यार को जो कि फिलहाल मोशे के साथ में मौजूद थी और कहती है कि मो फैमिली, ली फैमिली और ये डूगू फैमिली, ये सारे ही तुम्हें मिलके मारना चाहते हैं और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना तुमने आज तक किया है। लेकिन मास्टर, मैं तुम्हें अब कुछ और भी दिखाना चाहूँगी। और हम देखते हैं कि उसके सामने काफ़ी अजीब सी लिस्ट आने लग गई थी और वो लिस्ट वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसे देखते ही वहाँ पे मोशे की भी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा बारीकी के साथ में देखने लग जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि क्या इतने सारे लोग मुझे मारना चाहते हैं? जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने जन्म लिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। इवन इसके अंदर एक चिकन का नाम भी लिखा हुआ है, तो क्या बचपन में मुझे ये चिकन भी मारने की कोशिश किया करते थे? और यहाँ पे डक भी है और काफ़ी सारे। जिसके बाद क्यार कहती है कि मास्टर, आप इस एकेडमी के इतने अच्छे यंग मास्टर हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये सारे ही लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मोशे कहता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि मैं कितना ही ज़्यादा बकवास और गिरा हुआ आदमी होऊंगा पास्ट के अंदर, जिसकी वजह से मैंने इतना सब कुछ सह लिया और कुछ एक्शन नहीं लिया। अब क्या सोच रही होती है कि मोशे को इस बात से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और
कहती है कि मुझे मास्टर को सच नहीं बताना चाहिए था। बेचारे काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुके हैं सच सुनने के बाद। जिसके बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं, इनको दोबारा से झूठ बोल देती हूँ। और फिर कहती है कि मास्टर आप तो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन ये त्यांग श्यांग किंगडम के लोग ही ऐसे हैं जो कि आपकी तरक्की से जलते हैं। ये सुनते ही वहाँ पे मोशुए कहता है कि ऐसी बात है तो फिर कोई बात नहीं, फिलहाल मुझे ये बताओ कि आखिर मैं हूँ किसकी साइड, क्या मैं एक अच्छा आदमी हूँ या फिर एक बुरा। तभी वो कहती है कि मास्टर आप तो हैं ही इतने ज़्यादा अच्छे, आपको लोग काफ़ी सारे गिफ्ट भी प्रेजेंट करते रहते हैं कभी कभार, तो इस वजह से आप एक अच्छे पर्सन ही हुए हैं। लेकिन मोशुए को उसकी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा होता और फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ के इसी बारे में सोचने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे फिलहाल ये बताओ कि जब मैं इतना ही ज़्यादा फेमस हूँ तो आखिर मुझे कल रात मारा किसने, मेरी डेथ का रीज़न आखिर है कौन। क्यार तभी कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं मास्टर, क्योंकि कल रात जब आप बेड पे लेटने के लिए गए हुए थे तभी आप उस पे से गिर गए और फिर हम सभी लोगों ने सोचा कि आपकी डेथ हो चुकी है। ये सुनते ही वो हैरान होता है और फिर हंसने भी लग गया था। कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता किसी इंसान की डेथ हो सकती है और फिर तुम लोग मुझे बरी करने के लिए भी जा रहे थे, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एल्डर मास्टर की एंट्री हो जाती है जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे और कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि आज तुम कुछ अलग अलग से हो। तभी वो उनके सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि क्यार कहती है कि ये हमारे थर्ड मास्टर हैं। तभी थर्ड मास्टर उसको कहते हैं कि आज तुम इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ इसके पीछे का रीज़न। तभी वहाँ पे मोशुए कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे क्यार काफ़ी कुछ बता रही थी कि मैं कितना ही ज़्यादा फेमस हूँ और लोग मुझे मारना चाहते हैं। तभी क्यार कहती है कि बॉस प्लीज़ बस करिए, थर्ड एल्डर के सामने मेरा नाम ज़्यादा ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे ही सूली पे चढ़ा दें। जिसके बाद थर्ड एल्डर कहते हैं कि मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आखिर आज तक तुम इतने ज़्यादा फ्री कैसे हो रखे हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। अगर तुम्हें ये वाटरमेलन भी चाहिए और तुम्हें इसे खाना है तो फिर कम से कम इसके लायक तो बनो, लेकिन तुम किसी लायक ही नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना हाथ बढ़ा के तुरंत ही उससे वाटरमेलन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते स्मार्टनेस दिखाते हुए एल्डर मास्टर को ही पीछे कर देता है और कहता है कि अगर आप भी इस मेलन को खाना चाहते हैं तो कम से कम आप भी खुद इस लायक बनिए, दूसरों के ऊपर रिलाय करना छोड़ दीजिए। ये सुनते ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उसकी शक्ल को देखने लग गए थे। मोशुए और क्यार काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ में हंस रहे होते हैं, जैसे कि बहुत ही बड़ा काम कर दिया हो इन दोनों ने। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद हम देखते हैं कि मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करते हैं और फिर वो मेलन जाके खुद ही उनके हाथ पे को गिर जाता है। वो उसको पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि क्या कहा था तुमने कि मुझे इसको डिजर्व करना होगा। पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ का थर्ड एल्डर हूँ और मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो तुम अपनी बात करो, तुम्हारी मेरिडियंस बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं, तुम्हारी वेन्स ढंग से काम नहीं कर रही और उसके बाद तुम मुझे सिखा रहे हो कि आखिर मुझे डिजर्विंग होना कैसे है। मोशुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मास्टर कहते हैं कि हाँ हाँ तुम अपनी पूरी कोशिश कर लो, तुम्हारी ये डेड वेंस तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली, समझे तुम। एंड यहाँ पे क्यार भी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती है। अब थर्ड एल्डर उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहे होते और यहाँ पे मोशुए को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है कि हाथ छोड़ दीजिए मेरा, मैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर से ही करके दिखाऊंगा। जिसके बाद वो उसको पीछे हटा देते हैं और यहाँ पे वो कहता है कि आप खुद को समझते क्या है, अगर आप ज़्यादा पावरफुल हैं तो ऐसे किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। तभी क्यार कहती है कि बॉस उन्होंने किसी तरीका जुल्म नहीं किया है आपके ऊपर, वो तो बस अपनी इंसल्ट का बदला ले रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोशुए अपने हाथ को देखने लग जाता है, उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी और उसके बाद वो ऑलमोस्ट बेहोश होते हुए कहता है कि मुझे नहीं समझ आता कि ये वर्ल्ड कितना ही ज़्यादा वियर्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड मास्टर कहते हैं कि ऐसा करो कि जाओ जाके हमारे मास्टर को बता दो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और मैं भी ठीक ही हूँ। तभी वो बंद एक पिजन को उड़ा देता है और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि यहाँ पे मोशुए जो कि उनका ग्रैंडसन है वो भी ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो पिजन यहाँ पे आ जाता है और साथ साथ हम देखते हैं उसी हॉल का सीन जहाँ पे वो सारे अभी भी ऐसे ही खड़े हुए होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि कब एल्डर जून के प्रकोप से वो बचेंगे। और हम देखते हैं कि एल्डर जून अभी भी अपनी पावर का यूज करते हुए दूसरे एल्डर को काफी ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो उन्हें पीछे हटा देते हैं और वो से बस बहुत हो गया तुम्हारा, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम्हारा ग्रैंडसन मर ही चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मुलाजिम आ जाता है और वो उसी लेटर को लेके आया हुआ था जो कि लाके दे देता है एल्डर जून को। और हम देखते हैं कि वो धीरे से खोल के उसको पढ़ने लग जाते हैं।
जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मोशे बिल्कुल ही ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन कट होता है और वो एल्डर मास्टर अपने मुलाजिम के साथ बाहर आ रहे होते हैं और वो कहता है कि मास्टर आपने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, इतना बड़ा फस क्रिएट कर दिया है आपने हॉल के अंदर। मुझे तो लगता है कि इसकी कौन सी हमें बाद में भुगतने पड़ेंगे। तभी वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि उस नालायक को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मुझे उस एल्डर को सबक सिखाना चाहिए, तो मैंने ऐसा कर दिया। जिसके बाद वो ओल्ड पर्सन कहता है कि लेकिन आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था ना। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर मास्टर कहते हैं कि तुम्हें मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है और जहाँ तक मेरा सवाल है मैं एकदम ही ठीक हूँ। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे चेस प्ले कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो सेकंड एल्डर भी था और वो वहाँ पे मौजूद एक यंग मास्टर से कह रहा होता है कि मुझे ये बिलीव नहीं होता कि आज जुन ने हॉल के अंदर जो भी किया है वो इतना ज़्यादा वीक होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ जुन एक पावरफुल पर्सन है और अब जब उसका ग्रैंडसन मोशवे मरा ही नहीं है तो मुझे लगता है कि वो और खुश हो रहा होगा इस बात पे कि उसने हमें कैसे ट्रीट करा है पूरे हॉल के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको इन सारी बातों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उस एल्डर जुन का ग्रैंडसन मोशवे एकदम ही बेकार है। आपको क्या लगता है कि हमें उसके ऊपर थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट करना चाहिए? जहाँ तक मैं समझता हूँ वो लड़का बेकार है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो ढंग से कुछ वेट तक नहीं उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तभी एल्डर कहते हैं कि हम उस जुन का क्या करेंगे, उसका तो कुछ भरोसा ही नहीं है, कभी भी कहीं पे आ जाता है और फिर क्योस क्रिएट करता है वो। तभी वो लड़का कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जुन ये सब कुछ अपने ग्रैंडसन के चक्कर में ही कर रहा है, जो कि एक नंबर का नालायक लड़का है। तो अगर हम उस लड़के को ही खत्म कर दें तो फिर जुन के पास कोई रीजन ही नहीं बचेगा हमसे जबरदस्ती में फाइट करने के लिए या फिर हमें नीचा दिखाने के लिए। दूसरी ओर मोशवे को देखते हैं जो कि इस वर्ल्ड में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। वो लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो एक हिट कर देता है ट्री के ऊपर भी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है पेन का। और फिर उसके बाद कहता है कि जो भी हो मुझे सब कुछ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और फिर उसके बाद वो थक के जाके स्टोन पर ही बैठ गया था। जिसके बाद एक लीफ आके वहीं पे गिर गई थी और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ क्या, यहाँ पे आने के बावजूद मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ कि बता नहीं सकता। और उसके बाद फिर अपने हाथ पे बने हुए उसी बर्थ मार्क को देखने लग गया था और उसके बाद कहता है कि क्या ही फायदा हुआ इस बर्थ मार्क का, जब ये किसी फायदे के लिए काम ही नहीं आ रहा। लेकिन तभी वो बर्थ मार्क वहाँ पे चमकने लग जाता है और हम देखते हैं कि मोशवे को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया था। वो कैसे तो करके उसको रेसिस्ट करता है और कुछ ही देर बाद जैसे ही वो उस मार्क को देखता है वो इनविजिबल हो गया था। जिसके बाद वो एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गया था। जिसके बाद वो लगातार ऐसे ही कोशिश करता जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ वक्त बाद ही ज़मीन फटने लग जाती है और उसके अंदर से ढेर सारे ट्रीज वहाँ पे अलग हो जाते हैं और ज़मीन के अंदर से कुछ अजीब सी चीज़ें शो होने लग गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोशवे एक अलग से ही वर्ल्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद उसके बॉडी के अंदर अभी भी लगातार पेन होता जा रहा था, लेकिन वो सामने देखने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसे कुछ अजीब सा ही दिख रहा था। यहाँ पे कुछ एंशिएंट फ्लावर टाइप ओपन हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे मोशे उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अजीब से ही चक्रास ओपन होने लग गए थे, वो लगातार घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वो चक्रा का पूरा पैलेस टाइप ही बन गया था, जिसके पास से ढेर सारा ओरा रिलीज हो रहा होता है। मोशवे उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो ओरा उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन वो एक बार फिर से जब अपनी नजरें उठा के देखता है तो फिर वही महसूस करता है कि उसके सामने कुछ और नहीं बल्कि लिंगलोंग होंगजुन टावर है, जो कि एक तरीके का खास ट्रीजर है जो कि उसे मिल चुका है। और उसे देख के वो कहता है कि ये तो बस बिगिनिंग थी मेरी इस जर्नी की, अब आगे मुझे काफ़ी कुछ हासिल करना है ये। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस टावर पे बने हुए जो वर्ड्स होते हैं वो सभी उसकी तरफ को आने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग गई थी। तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस पर्सन की आवाज़ भी सुनने को मिलती है जो कि कह रहा था कि हेवन और अर्थ यिन एंड यान की पावर से बना हुआ है और यिन एंड यान की पावर के अंदर ही इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि उससे ही रीइंकार्नेशन हो सकता है किसी का भी के चलते ही
ये नेचर बना है, सब कुछ बना है और तुम भी इस यिन और यान की पावर से ही बने हुए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होने लग गई थी और वहाँ पे मो शुए को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है, क्योंकि हर तरफ से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आके उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है, जिस वजह से मो शुए को तो नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये प्रोसेस चल क्या रही है। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस वॉइस उसको कहती है कि ये जो पावर है वो नेचर से तुम्हें मिली है एंड यिन एंड यान की पावर तुम्हें अपने अंदर एब्जॉर्व तो करनी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें इसका इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी धीरे धीरे करके ब्लैक होने लग जाती है और उसकी इनर बॉडी के अंदर ढेर सारी पावर यानी कि यिन एंड यान की पावर उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही होती है। वेन्स के अंदर हर जगह ही यिन एंड यान की पावर आ रही होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी ब्लैक एंड गोल्डन ऑरा से कवर हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी एनर्जी को रिलीज भी करता है आसपास। जिसके बाद हम मो शुए को देखते हैं जिसकी बॉडी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है और उसकी सारी ही बॉडी दिख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चिल्लाने लग जाता है और वहाँ पे वो यिन एंड यान फॉर्मेशन एक्टिविटी पूरी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो बेहोश हो गया था और कुछ वक्त बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो फिर वो पाता है कि वो तो एक अलग ही जगह पे आके गिर गया है। उसको चक्कर भी आने लग गए थे और कहता है कि अभी अभी जो मेरे साथ में हुआ था कि आखिर वो चीज़ थी क्या एंड यिन एंड यान की पावर, मुझे तो समझ में कुछ भी नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि उसको ये तो रियलाइज हो चुका था कि उसकी बॉडी के अंदर ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्व हो चुकी है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा और सबसे पहले तो अपनी बॉडी के ऊपर से इस सिहाई को साफ करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से उठ के धीरे धीरे करके जा रहा होता है अपने घर की तरफ पे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसको चोर समझने की गलती कर बैठते हैं। जिसके बाद मो शुए को वहाँ से भागना पड़ता है और हम देखते हैं कि कैसे तो करके वो दीवार फांदता है, लेकिन उसे लग रहा था कि वो गिरने वाला है। खुद को संभालते हुए कहता है कि मैं अपनी जून फैमिली का नाम ऐसे मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा और मैं यहाँ का मास्टर हूँ, मुझे कम से कम थोड़े तरीके से तो काम लेना ही चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागता भागता निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक ट्री पे जाके खड़ा हो जाता है और सारे ही लोग उसको देखने लग गए थे कि कहीं ये बंदा अंदर ना चला जाए, लेकिन हम देखते हैं कि ट्री की ब्रांच टूट जाती है और वो भी वहाँ से गायब हो गया था। जिसके बाद वो सारे सर्वेंट कहते हैं कि हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं एक बंदी को जो कि वहाँ पे बैठी हुई फ्लूट बजा रही होती है। तभी उसे एहसास हो जाता है कि कोई तो यहाँ पे है जो कि चुपके से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से उठ के भागने लग गई थी उस बंदे को देखने के लिए, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि मो शुए ही होता है जो कि वहाँ पे बात लेके बाहर को निकल रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की आके तुरंत ही अपनी सोट तैनात कर देती है उसके ऊपर। वहाँ पे मो शुए इसकी सोट को पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, पहले तुम्हें मेरा नाम पूछना चाहिए था। लेकिन तभी वो कह देती है कि मैं तुम्हारा नाम भला क्यों ही पूछूं, तुम मेरे पैलेस के अंदर एंटर कर चुके हो और जरा खुद को देखो, तुम पूरे ही नेकेड हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तभी वो उसको कहने लग जाता है कि मैं पूल के अंदर बात ले रहा था तो इसमें शर्म की क्या बात है, जरा मुझे ही बताओ कि तरीके से बात कैसे लिया जाता है। ये सुनने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहती है कि तुम एक नंबर के वाहियात आदमी हो, जरा खुद को देखो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरे सामने इस तरीके से खड़े हुए हो। तभी वो कहता है कि एल्डर सिस्टर, मैं यहाँ पे कुछ गलत इरादे से नहीं आया, आपने मुझे ऐसे देखा है तो इसका मतलब आप भी शेमलेस हैं और लगातार मुझे देखती जा रही हैं। ये सुनते ही वो तुरंत ही चांटा मारने वाली होती है मो शुए को, वो उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद उसे गुस्सा आ गया था और अपनी सोट लेकर लगातार काफी सारे अटैक करती है। मो शुए आसानी के साथ में उसे ब्लॉक करता है और हम देखते हैं कि लगातार वो उसके ऊपर अटैक करे जा रही थी। तभी मो शुए उसको रोकते हुए कहता है कि तुम्हें एटलीस्ट मेरी बात सुननी चाहिए, तुम ऐसे ही मेरे ऊपर अटैक करती जा रही हो। जिसके बाद वो कहती है कि अच्छा बताओ मुझे तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं जुन फैमिली से हूँ और मेरा यहाँ पे स्पाई करने का कोई भी इरादा नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। लेकिन उसे उसकी बातों पे बिलीव ही नहीं होता और कहती है कि तुम भले ही जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, और अपनी सोड लेके उसके ऊपर पॉइंट करने लग जाती है। तभी मो शुए से कहता है कि जरा ध्यान से देखो, मैं अपनी फैमिली का एक लौता ही बच्चा बचा हुआ हूँ और मुझे अपने वंश को आगे भी बढ़ाना है, प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करना। तभी वो अपनी सोड पीछे हटा लेती है, लेकिन मो शुए ऐसी एक्टिंग करने लग जाता है कि जैसे सच में उसने उसे हर्ट कर दिया है। उस लड़की ने अपना फेस पीछे को कर लिया था और कहती है कि चलो मेरी आंखों के सामने से यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो ड्रामा करता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक जवान आदमी को इतने बुरे तरीके से हर्ट किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए उसको पैर से रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ बोलने की, आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगी, अब भले ही तुम्हें कितना ही ज्यादा हर्ट क्यों ना करना पड़े, मैं ये जरूर मेक श्योर करूंगी कि कोई भी डॉक्टर तुम्हें ट्रीट ना कर पाए। जिसके बाद वो कहती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। तभी
मोशुए कहता है कि रुको, तुम्हें इतना बड़ा जुल्म मेरे ऊपर नहीं करना चाहिए। तभी वो कहती है कि अच्छा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अगर तुम्हें इस जगह के अंदर आना ही था तो फिर तुम्हें डोर से आना चाहिए था, ना कि इस तरीके से चोरी छिपे। वो सोर्ड लेके अटैक करने जा रही होती है। तभी मोशुए तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए वहां से हट जाता है और लगातार 2-3 अटैक करती है। तो मोशुए वहीं जाके खड़ा हो गया था और उसे कहता है कि अब तक मैं तुम्हें काफी ज्यादा लाइटली ले रहा था और अगर तुम मुझे फोर्स करोगी तो फिर मैं सीरियस होकर तुमसे फाइट करूंगा। वो उसकी बातों को इग्नोर करती है और तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके अटैक करने जा रही होती है, जिसके बाद मोशुए भी अपनी फायर का यूज करता है उसके अगेंस्ट और कहता है कि तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा आज। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे दोनों की पावर आपस में मर्ज होने लग गई थी और यहाँ पे दोनों की पावर जैसे टकराती है अच्छा खासा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। अब ये सीन यहीं पे कट हो गया था और उसके बाद हम मोशुए को देखते हैं जो कि अपनी बैग को पकड़े हुए आ रहा था और कहता है कि मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, इसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ में। लेकिन कुछ भी कहो, मेरी जो वीडियो ये सिस्टर इन लॉ है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। अगर ये मेरे भाई की वाइफ ना होती तो फिर मैं इसे अच्छा सबक सिखाता। जिसके बाद वो ऐसे ही उसको कोसते हुए आगे बढ़ रहा था और कहता है कि न जाने क्यों ही मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सडनली उसे फील होता है कि कोई तो बहुत ही भयंकर सी चीज़ उसके सामने है और वो भयंकर सी चीज़ कोई और नहीं बल्कि उसके थर्ड अंकल ही होते हैं, जो कि उसे देखते ही तुरंत ही अपने एरो को शूट कर देते हैं। और यहाँ पे उसको देखते ही मोशुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आज मेरा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये एरो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि आखिर मेरे थर्ड अंकल मुझे इतने बुरे तरीके से क्यों मारना चाहेंगे, आखिर मुझे मार के इन्हें क्या ही हासिल हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो एरो जाके पीछे खड़े हुए असैसिन के ऊपर लग जाता है और उसे देख के मोशुए भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि उसके पीछे असैसिन आ रहा था और उसे पता भी नहीं चला। जिसके बाद थर्ड अंकल उसे कहते हैं कि देखा तुमने कि तुम कितने ही ज़्यादा बड़े वाले केयरलेस हो, तुमने ये तक नोटिस नहीं किया कि तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। तभी वहाँ पे मोशुए कहता है कि जो भी हो, लेकिन मैंने ये नोटिस कर लिया कि आप मेरा पीछा कर रहे थे, है ना, और आपको तो काफी ज्यादा शर्म आ रही होगी कि मैंने आपको पकड़ लिया है। तभी वो कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा गिरे हुए लड़के हो, जरा उस लड़के को हटा के देखो उसके फेस पे क्या लिखा है और वो है कौन। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसके पास में चला जाता है और हम देखते हैं कि मास्क हटा के देखने लग गया था। जिसके बाद थर्ड अंकल कह रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जब तो तुम्हारे पीछे इतनी ज्यादा आसानी के साथ में आ गया नेचर के साथ ढलते हुए और तुमने इसका पता भी नहीं लगाया। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा, तभी वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि 9th ग्रेड का कोई पर्सन है। जिसके बाद मोशुए कहता है कि 9th ग्रेड क्या है, मैं नहीं समझ पाया। चलो मैं तुम्हें इस बारे में बता देता हूँ। जिसके बाद मोशुए वहाँ पे आ भी चुका था, लेकिन अंकल तुरंत ही उसके मुंह पे एक चांटा मार देते हैं और कहते हैं कि कितना वक्त हो चुका है तुम्हें, तुमने अभी तक ढंग से मार्शल आर्ट तक प्रैक्टिस नहीं की है, जब ही तो तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर ये सारे ग्रेड्स एंड ये सारे लेवल्स होते क्या है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, वाकई में तुमने मेरे खानदान का नाम बदनाम करके रख दिया है, जरा ये तो। अभी वो दूर हट गया था और कहता है कि अंकल आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आता कि आखिर मैं तुम्हें कैसे सुधारूं और तुम कब इन सारी चीजों को समझोगे कि तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, भला तुम क्यों ढंग से ट्रेनिंग नहीं करते। तभी मोशुए कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा आप एक्साइटेड हैं ट्रेनिंग करने के लिए, न जाने क्यों ही मुझे हमेशा ही परेशान करते हैं आप। जिसके बाद थर्ड अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि आखिर मेरी हालत क्या हो रखी है, और अगर कल को कोई प्रॉब्लम आन पड़ी तो भला कौन उसे सोल्व करेगा, क्योंकि मैं तो अपने पैरों पे ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो कहता है कि अंकल मुझे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर कैसा हो कि मैं आपकी हेल्प करूं आपके पैरों पे खड़ा होने के लिए, उसके बाद आप सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर लेना। ये सुनते ही हम देखते हैं कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर मोशुए क्या कह रहा है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि दोनों ही वहाँ पे लेटे हुए थे रूम के अंदर और मोशुए कहता है कि अंकल मुझे पता है कि आपको इतनी बड़ी कोई डिजीज नहीं है, आपको बस खड़े होने से डर लगता है। तभी वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बी भी टहल रही होती है जिसको थर्ड अंकल देख लेते हैं। वेल यहाँ पे मोशुए लेट चुका था तो अंकल तुरंत ही उस बी को मार देते हैं, जिससे वो मोशुए को भी काफी बुरी तरीके से हिट करते हैं। वो उनकी तरफ को देख रहा होता है कि उन्होंने क्या किया है उसके साथ में। तभी वो कहते हैं कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने यहाँ पे बी टहल रही थी उसे ही मारा है, ना कि तुम्हें जान की नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोशुए कहता है कि हाँ हाँ सही है, और अब मैं कल सुबह आपको बताऊंगा कि आखिर किसी को प्रोटेक्ट करा कैसे जाता है।
और उसे देख के ही लग रहा था कि वाकई में इसके कुछ इविल इंटेंशंस हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड अंकल को इन लोगों ने एक बेंच पर लेटा रखा होता है, जैसे कि आज उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। मोशुए तुरंत ही अपनी जबरदस्त एक्टिंग करता है, तुरंत ही अंकल को हिट करता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी के अंदर ही करंट फैलने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खड़ा हुआ कहता है कि मैंने काफी हाई लेवल की स्टडी की है और उसी के चलते मुझे पता चला है कि आपको ट्रेनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा और मैं आज ही आपको ठीक कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो उनकी बॉडी के ऊपर सिनेमन छिड़कने लग गया था, जिसको देख के वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वर्क करेगा। तभी वो कहता है कि बस आप चुप करिए, मुझे पता है कि आखिर इन सारी चीज़ों से डील कैसे करना है, और थोड़ा बहुत स्टाइल भी मार रहा होता है वहाँ पे। जिसके बाद वो क्यार से वहाँ पे सॉस ले लेता है और उसके बाद कुछ ब्लैक पेंट लेता है, जिसके बाद वो उनकी चेस्ट के ऊपर कुछ अजीब अजीब सा करने लग गया था। जिसके बाद वो उन्हें पलट भी देता है और कहता है कि अभी रुकिए, अभी तमाशा कहाँ ही खत्म हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैंने कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन आपके ऊपर अप्लाई की है, इससे आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे और फिर आप हवा में लहराने लगेंगे, आपके पैर एकदम ही ठीक हो जाएंगे और फिर आपसे ज़्यादा तेज कोई भी नहीं भाग सकेगा इस सिटी के अंदर। अंकल काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि वाकई में अब मैं ठीक होने वाला हूँ, लेकिन वो कहता है कि अभी रुकिए, अभी प्रोसेस पूरी कहाँ हुई है। जिसके बाद वो तुरंत ही क्यार को कहता है कि लाओ मुझे वो स्टिक्स दो, और हम देखते हैं कि वो स्टिक लेके तुरंत ही उनकी बैग के ऊपर बजाने लग गया था, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो कहते हैं कि बस करो, तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। लेकिन वो तभी भी नहीं रुकता और उन स्टिक्स को वहाँ पर रख के एक बड़ा सा वुड का लकड़ा अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि अभी देखिए मैं आपका क्या करता हूँ। वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा काइंड रहना, मैंने तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उनकी बट को रोल करने लग जाता है और कहता है कि आप परेशान ना होइए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा और जब तक मैं यहाँ पे हूँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आज तो मैं आपको आपके पैरों पर खड़ा करके ही रहूँगा। और धीरे धीरे करके ऐसे ही मसाज करता जाता है उनकी बट के ऊपर। जिसके बाद थर्ड अंकल कह रहे होते हैं कि थोड़ा आराम से करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन तभी आसपास मौजूद लोग उसकी तारीफ करने लग गए थे और कहते हैं कि मोशुए तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है और इसने इतनी सारी चीज़ें आखिर कहाँ से सीख ली हैं। जिसके बाद थर्ड अंकल कह रहे होते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो तुमने मेरी चेस्ट के ऊपर कारनामा करा है इसको कैसे डील करूँ मैं। तभी वो कहता है कि अरे रुकिए रुकिए, इसको भी मैं डील करने का कुछ ना कुछ तरीका निकालूंगा ही। और हम देखते हैं कि यहाँ पे भी प्रोसेस चल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि दो सर्वेंट आ जाते हैं कुछ लेके अपने पास में, एंड ये बोरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी लग रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उसको तुरंत ही ला के पटक देते हैं। उनकी हालत खराब हो गई थी ये सब कुछ करने में, और उनमें से एक कहता है कि यंग मास्टर, ये बंदा बाहर काफी वक्त से टहल रहा था, मुझे तो लगता है कि इसके कुछ ना कुछ इविल इंटेंशंस है, तभी तो इतनी वक्त से बाहर खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही उसको हटा देता है। तभी क्यार कहती है कि अरे ये तो आपका फ्रेंड टांग गोंजी है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज है आपके। जिसके बाद वो तुरंत ही उसके गले लग जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त मुझे बचा लो, मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। तभी क्यार कहती है कि हाँ मास्टर और तुम्हारा रिश्ता इतना ज़्यादा पुराना है और प्यार भरा भी है, आखिर ये क्यों तुम्हारी हेल्प ना करेंगे। जिसके बाद मोश ये कहता है कि आखिर मेरे इसके साथ में क्या रिलेशनशिप थी, ये मुझसे इतना चिपका चिपकी क्यों कर रहा है। तभी वो बंदा उसे नहीं छोड़ता और कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो, अगर तुमने आज मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकाला तो फिर ग्रैंडपा मुझे मार ही डालेंगे। और फिर वो तुरंत ही उसे उठा के वहां से लेके भाग जाता है। थर्ड अंकल वहीं पे पड़े रह जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं इस चेस्ट का क्या करूं अपनी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर आ जाते हैं, जहां पे मोशुए कहता है कि अब मुझे बताओ कि आखिर मसला क्या है और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए। तभी वो कहता है कि मैं आज ली फैमिली के उस यंग मास्टर के साथ में बैठा हुआ था, तभी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ गेम खेलें। उसने ज़बरदस्ती मुझे फोर्स किया और मुझे कहा बेट लगाने के लिए। मैं धीरे धीरे करके काफ़ी सारे पैसों की बेट लगाता गया और एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मैंने 15,000 सिल्वर टेल्स की एक बेट लगा दी और उसके बाद मैं हार भी गया। तभी मोशुए कहता है कि तुम्हें ली फैमिली के यंग मास्टर के पास में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, जब तुम्हें पता था कि वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी वो कहता है कि वो सब कुछ जो भी हो उसे छोड़ो, तुम मेरे फ्रेंड हो, मुझे बताओ कि आखिर मैं उन सिल्वर टेल्स को कैसे वापस लेके आऊँ। तुम्हें नहीं पता कि मैं इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरी फैमिली मेरा जीना हराम कर देगी अगर उन्हें इस बारे में पता चला। प्लीज़ मुझे कुछ आइडिया दो कि आखिर मैं इन सारी चीज़ों से कैसे डील करूं और मैं कैसे वो सारी पैसे वापस लेके आऊं। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो फिर मेरे ग्रैंडपा मेरी शादी ही नहीं कराने वाले और फिर मेरी पीढ़ी वो क्या सोचेगी जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ है। तभी वो कहता है कि देखो, अगर तुम दोबारा उनके पास में जाओगे तो फिर तुम दोबारा हार
जाओगे और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अब तुम उन लोगों से दूर रहो। लेकिन यहाँ पे त्यांग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तभी वो कहता है कि देखो, अब बस तुम्हारे पास जो ये जेड पेंडेंट बचा हुआ है वही तुम्हारी जान बचा सकता है। या तो तुम इसको लेके जाके वहां पे एक बार फिर से बेट लगा लो और बेट सारी जीत जाओ, या फिर तुम ऐसे ही रहने दो सब कुछ और फिर तुम्हारे घर वालों से मार खाओ। सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। तभी हम देखते हैं कि वो एक शॉप पे आगे खड़ा हो जाता है और वहाँ पे खड़ा हुआ बंदा कहता है कि सर, क्या आप मीट बॉल्स खाना चाहेंगे? तभी मोशुए कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल, मैं तो खाना ही चाहूंगा। तभी वहाँ पे तांग कहता है कि भाई ये सब कुछ छोड़ो, प्लीज मेरी हेल्प करो। आखिर तुम अपने खाने पीने में कैसे लगे हो सकते हो? मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? मोशे तो वहाँ पे कुछ खाना वगैरह लेके खाने लग गया था। तभी वो उसे छीन लेता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरे अकाउंट में ही जाने वाला है, तो फिर इसे खाऊंगा भी मैं ही, भला मैं तुम्हारे पैसे क्यों दूं? जिसके बाद मोशे कहता है कि ठीक है, तो फिर अब उनसे डील कैसे करना है वो सब भी तुम खुद ही पता लगाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो और बकवास आदमी हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा कैसे बदल सकते हो। तभी वहाँ पे मोशे उसको कहता है कि मुझे सबसे कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे तो तुम जो करो, लेकिन अच्छा होगा कि तुम मेरा साथ छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, तो भला मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पे वो कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो मोशुए, तुम्हें पता नहीं है उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। जो उन्हें अच्छे से पता है कि मैं इस जगह का काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी तो वो लोग उसे भी रख लेंगे। प्लीज़ मेरे भाई मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं बहुत बुरे तरीके से बहुत बड़ी सिचुएशन में फंसने वाला हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो लोग मेरी वाइफ को भी मुझसे छीन लेंगे। क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रही है? तभी वहाँ पे मोशुए कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमने कुछ खाने नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग चाहे जो करो। अब रही बात उस लड़की की, तो फिर मैं उसमें भी क्या ही कह सकता हूँ। जब तुमने उस पर साइन कर दिया था तो तुम्हें तभी सोचना चाहिए था कि तुम्हारी फ्यूचर वाइफ का आखिर होगा क्या। जिसके बाद तांग एक बार फिर से उसको कहता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो या फिर नहीं, और अगर तुम ऐसा ना करोगे तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा धोखेबाज मानूंगा क्योंकि तुमने अपने फ्रेंड की मदद नहीं की। जिसके बाद वो गुस्से से वहां से जा रहा होता है। तभी मोशुए उसे कहता है कि तुमने क्या कहा, धोखा? क्या उन लोगों ने तुम्हें किसी भी तरीके का धोखा दिया है? मुझे इस बारे में बताओ। तभी वो उसे कहता है कि मुझे इस धोखे से कोई लेना देना नहीं है, चाहे उन्होंने मुझे धोखा दिया हो या फिर ना, मुझे तो मेरी वाइफ चाहिए। मुझे कैसे भी करके अपनी फ्यूचर वाइफ को सेव करना ही है। जिसके बाद मोशुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं, तो उनसे डील करने के लिए कुछ नया ही रास्ता हमें निकालना होगा। जिसके बाद वहाँ पे वो कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, चलो तो फिर ठीक है, इसके ऊपर वर्क करते हैं। मोशुए से कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इस बारे में सोचूंगा और उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। लेकिन तभी तांग उसे पकड़ के ज़बरदस्ती वहाँ से खींच के लेके जा रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके मेरी वाइफ को सेव करने में मदद करो, मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और अपने हाथों से तो कभी नहीं। वो उसे घसीटते घसीटते एक जगह पे लेके आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह तो होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा उसे नहीं दिख पा रहा था। जिसके बाद वहाँ पे मोशुए से कहता है कि ये सब कुछ खाली क्यों पड़ा है। तभी तांग कहता है कि हो सकता है कि सारे खाना खाने के लिए गए हों। जिसके बाद मोशुए से कहता है कि पागल कहीं के, तुम्हें लगता है कि वो सारे खाना खाने के लिए गए हैं? मुझे तो ये लगता है कि अब तक हम जिन भी लोगों से सामान ले रहे थे वो सारे ही गार्ड्स थे इस जगह के, जो कि अब यहाँ से भाग चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ असैसिन्स मौजूद होते हैं जिन्होंने तुरंत ही कुछ डक्स वगैरह को पकड़ लिया होता है और वो जानबूझ के अब उनको बुरे तरीके से हर्ट कर रहे होते हैं ताकि वो कुछ आवाज़ करें, जिसकी वजह से मोशुए को बिलीव हो जाता है कि कोई तो है। लेकिन इतनी देर में कोई उसको हर्ट करने के लिए एक पिन फेंक के मारता है। वो एक हेयर पिन होती है जिसको मोशुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम दोगो श्याओ यी था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे असैसिन्स उसको देख के थोड़े घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी रुको, अभी एक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे छिप जाते हैं और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि वहाँ पे खड़ी हुई थी। उसके बाद वो तुरंत ही मोशुए को हिट करती है और हम देखते हैं उसके बाद तांग तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कहीं ये उसको न मार दे। जिसके बाद वो कह रही होती है, और मोटू तो बताओ आजकल कैसा चल रहा है और तुम कहाँ जा रहे थे इस घटिया लड़के को अपने साथ में लेके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मोशुए उसको देखने लग जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन और सडनली कहाँ से आ गई है। तभी शाओई कहती है कि तो बताओ मुझे इस बार तुम क्या यहाँ पे रूल तोड़ने के लिए आए हो। तभी मोशुए कहता है कि मैं भला कौन सा रूल तोड़ूंगा और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने के लिए आया
बताया। तभी शाओई कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी इन सारी बातों में फंसा लोगे जैसे हमेशा ही फंसाया करते हो। जिसके बाद वो तुरंत ही एक कार्ड निकालती है और कहती है कि इसके अंदर मैंने सब कुछ नोट करके रखा हुआ है कि तुम अपनी क्या क्या कारनामे करते हो। मो शुए से छीनने की कोशिश करता है लेकिन वो तुरंत ही उसको ओपन कर लेती है, जिसके बाद उसके अंदर लिखा हुआ था कि 11 मार्च को मो शुए ने उसके साथ में फ्लर्ट किया और फिर उसके बाद यहाँ पे वो बुरे तरीके से फेल हो गया। 13 मार्च को उसने कुछ लोगों का खाना चुरा के भागने की कोशिश की और फिर उसकी वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। 15 मार्च को उसने ड्रिंक किया लेकिन पैसे पे नहीं करे। जिसके बाद ये सारी बातें सुन के मो शुए को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने इतना सब कुछ भी कर रखा है पास्ट में। तभी तांग कहता है कि मुझे लगता है कि ये लेडी डोन काफी ज्यादा खतरनाक है और इससे पूरी कंट्री डरती है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी सारे लोगों के बारे में खबर भी रखती है, लेकिन स्पेशली तुम्हारे पीछे काफी ज्यादा पड़ी रहती है ये। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके करीब आ जाता है और कहता है कि ये लो अपना कार्ड वापस रख लो, हमें नहीं लगता कि हमने कुछ किया है, अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि इस बार हमेशा कुछ भी नहीं करने वाले। जिसके बाद दोनों ही वहां से जा रहे होते हैं लेकिन तभी शाओई कहती है कि रुको, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम। तभी मो शुए को देखते हैं जो कि उसे मुंह बना बना के दिखा रहा होता है और कहता है कि बढ़िया ही, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं भी नहीं लेके जाऊंगा, चलो भाई तांग चलते हैं यहाँ से। ये सुन के शाओई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रही होती है कि 2 अप्रैल इस दिन तुमने मेरे साथ में काफी ज्यादा इंसल्ट करी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मो शुए पलट के देखता है और कहता है कि तुम आखिर बाज क्यों नहीं आ रही हो। जिसके बाद वो उसके पास आ जाता है और फिर तुरंत ही अपने पास में से रखा हुआ एक पिन को निकालता है और कहता है कि ये लो, मैं तुम्हें रिश्वत के तौर पर दे रहा हूँ, इसे रख लो। ये सुनते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि रिश्वत दे भी रहे हो तो भी इतना ज्यादा कैजुअली, तुम्हें पता भी है एक प्रोफेशनल को इस तरीके से रिश्वत नहीं दी जाती, अब मैं तुम्हें पकड़ के सजा दूंगी। ये सुनते ही वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, तुरंत ही वहां से भाग गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आगे बढ़ती है एंड यहाँ पे कुछ अजीब से सीट्स वगैरह रखे हुए होते हैं जिनमें से एक को वो उठा लेती है और हम देखते हैं कि तुरंत ही अपने फिंगर की हेल्प से हिट कर देती है वो मो शुए को। मो शुए उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसका हेड नीचे को झुक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लगातार उन्हीं सीट से अटैक करे जा रही होती है जिसकी वजह से इन दोनों की पूरी ही बॉडी फ्रीज हो जाती है, दोनों मूव नहीं कर पा रहे थे। तभी वो स्टाइल मारते हुए कहती है तो क्या लगा तुम्हें कि तुम यहाँ से चले जाओगे। तभी वहाँ पे तांग कहता है कि दीदी हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन वो सामने आ जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, तुम तो भाग रहे थे तो फिर अब मुझे बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और जब मैं लेटर पढ़ के तुम्हें बता रही थी तो फिर तुमने मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीट को निकाल लेती है और उसके बाद तुरंत ही मो शुए के कान में चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मेरे अगेंस्ट र्यूमर मत फैलाओ, समझे तुम। जिसके बाद वो दूर हट जाती है और मो शुए कहता है कि आखिर तुम कब सुधरोगी, तुम भी तो मेरे खिलाफ कुछ से कुछ लिख रही हो, आखिर तुम मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो चुकी हो क्या। तभी वो उसके पास आती है और कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो सकती क्योंकि तुम एक नंबर के वाहियात लड़के हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मो शुए उसका हाथ पकड़ लेता और वो छोड़ ही नहीं रहा था। तभी शाओई कहती है कि हाथ छोड़ दो मेरा, नहीं तो फिर तुम्हारे अगेंस्ट एक बार फिर से लिख दूंगी। जिसके बाद वो झटके से उसे छोड़ देता है। तभी वो पीछे को हट जाती है और यहाँ पे मो शुए कहता है कि देखो, तुमने मुझसे कहा था कि मेरा हाथ छोड़ दो, तो अब मैंने छोड़ दिया है, मेरे पीछे ना आना। और अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे आसपास काफी सारे किलर्स मौजूद हैं और वो हमें जरूर से ही मारेंगे या फिर हमारा रास्ता रोकेंगे, और ये सब कुछ किसी का किया धरा है। तभी यहाँ पे शाओई कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पे किलर्स मौजूद हैं, ठीक है तो फिर मैं उनको देख लेती हूँ, जरा मैं भी तो पता करूँ कि यहाँ पे कौन है जो कि तुम्हें मार सकता है, वो भी मेरे रहते हुए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बॉक्स को खोल के देखने लग गई थी लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक माउस ही होता है, जिसकी वजह से वो पास में आ जाती है और कहती है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है और जब तक मैं मौजूद हूँ तुम्हें कोई हर्ट भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो एक बास्केट को खोल के देखती है जिसके अंदर एक बंदा सोड लिए बैठा था, लेकिन शाओई को देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए उसकी तरफ को एप्पल करता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मो शुए और तांग तो वहां से भाग जाते हैं और हम देखते हैं वो बंदा जो कि सोड लेके आगे जा रहा था उन्हें मारने के लिए, लेकिन तभी शाओई उसे रोक लेती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। और हम देखते हैं मो शुए को जो कि पीछे देख रहा था, तो यहाँ पे काफी सारे लोग अब उसे दिखते हैं यहाँ पे, जिनमें से एक सोर्स से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से शाओई आ जाती है जो कि उसको बचा लेती है और हम देखते हैं कि भाई साहब बड़ी ही दूर फेंक के मारती है उस बंदे को, स्काई के अंदर स्टार बन के चमकने लग जाता है दिन में ही वो। जिसके बाद हम शाओई को देखते हैं
जो कि अब और आसपास देखने लग गई थी कि भला यहाँ पे कितने सारे लोग मौजूद हैं। तभी उसे एक और बंदा दिख जाता है और फिर वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे इस तरीके से छिपने की। और फिर भाई साहब उसको भी किक से मार डालती है। वो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लग पड़ा था। लेकिन तभी उसके सामने मोशुए खड़ा होता है। वो बंदा अटैक करने ही वाला था, लेकिन एक बार फिर से वो उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों से क्या कहा था, मेरे होते हुए इसे हाथ भी मत लगाना, पहले मुझसे फाइट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोशुए भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग गया था और कहता है कि इसके रहते हुए तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से खड़ा होकर रिलैक्स करता हूँ और इसकी फाइटिंग को एंजॉय करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बंदे का पीछा करते करते काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाती है और उसके साथ में ही लग गई थी फाइट करने के लिए। लेकिन इसी मौके पे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे असैसिन्स आ जाते हैं और अब हमें पता चलता है कि यहाँ पे असली वाले असैसिन्स तो अभी भी छिपे खड़े थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके निकल के आ रहे होते हैं मारने के लिए। तांग तो वहाँ पे छिपे जाता है और कहता है कि अच्छा ही हुआ कि मैं पहले यहाँ पे आके छिप गया। जिसके बाद मोशुए भी कहता है कि अच्छा तो तुम सारे यहाँ पे छिपे हुए थे, कोई बात नहीं, अब मुझे अपने इस मार्क का यूज़ करना ही होगा, मैंने अभी तक इस स्किल को प्रैक्टिस करके नहीं देखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में मौजूद वो मार्क चमकने लग जाता है और फिर उसके बाद तो उसके अंदर से फायर भी निकलने लग गई थी। और अब हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो अपनी उसी टेक्निक का यूज करने लग जा जो अंदर हासिल किया था। वो सारे ही लोग उसे एक साथ मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मोशुए उन सभी से एक एक करके निपटता जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से फायर रिलीज हो रही होती है और वो जिसको भी मारता वो दोबारा उठने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। जिसके बाद एक अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे जो भी बंदा उसके सामने आया था वो एक एक करके उन सभी को पीटता जाता है और उनमें से कुछ तो सोर्ड से भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोशुए जो कि अब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, इस वजह से वो एक एक मूव्स को होने से पहले ही भांप लेता है और फिर उसी का फायदा उठाते हुए वो आराम से उन सभी को मार भी पा रहा था। जिसके बाद ऐसे ही करते करते काफ़ी सारे लोग आ रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी में से ढेर सारी फायर रिलीज होती है और एक बंदे के ऊपर वो पंच से भी हिट करता है और हम देखते हैं कि उसी फायर पंच की वजह से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद एक और बंदा अटैक करने वाला था, लेकिन मोशुए उसकी सोर्ड को अपनी फिंगर से ही पकड़ लेता है और फिर उसको भी फायर टेक्निक्स के थ्रू। जिसके बाद तांग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और कहता है कि आखिर ये मोशुए इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया और अगर इसके अंदर इतनी हिम्मत है तो फिर मैं भी जाके उसको हर्ट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है मारने के लिए लोगों को, लेकिन ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा होता क्योंकि बल्कि उनके ऊपर ज़्यादा गिर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं शाओई को जो कि वहाँ पे दूर हट जाती है क्योंकि उसे पता था कि तांग के सामने उसका कुछ नहीं हो पाएगा। जिसके बाद तांग को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ टशन मार रहा होता है। मोशुए भी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। तभी तांग कहता है कि मैं तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन ब्रदर अब मेरे साथ चलो, मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ को बचाना है। और हम देखते हैं कि तीनों ही वहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है वहाँ पे एक और सुप्रीम मास्टर की जो कि वाकई में पावरफुल था और उसे देख के ही लग रहा होता है कि उसके पास से कितना सारा ओरा रिलीज हो रहा है। जिसे देख के मोशुए कहता है कि ये तो 8 ग्रेड का मास्टर है, भाई मुझे प्लीज बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं मोशुए जो कि तुरंत ही शाओई का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और कहती है कि क्या कर रहे हो तुम। तभी वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें बचा रहा हूँ, भागो यहाँ से। और वो दोनों ही वहाँ से भागने लग जाते हैं। जिसके बाद तांग भी उनके पीछे पीछे भागता है और शाओई कहती है कि ऐसा लग रहा है कि सच में मैं इसके प्यार में पड़ने वाली हूँ, जो लाइक करता हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने से वो लोग आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। ये लोग बच के दूसरी तरफ को जाते हैं तो वहाँ से भी और भी काफ़ी सारे लोग आते हैं और उसके बाद वो 8 लेवल का मास्टर भी इनके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब चारों ही तरफ से ये लोग घिर चुके होते हैं एंड यहाँ पे मोशुए कहता है कि अब मुझे लगता है कि हमें फाइट करनी होगी क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन रहता नहीं है। जिसके बाद वो लोग अपनी सोच से दिखा रहे होते हैं कि आखिर वो क्या क्या कर सकते हैं, जिसे देख के मोशुए घबरा जाता है। लेकिन तभी शाओई कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमारी दूगो फैमिली इतनी आसानी से हार नहीं मानती। तभी तांग कहता है कि जो भी करना है जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। जिसके बाद शाओई को देखते हैं जो कि कहती है कि हाँ घबराओ मत और फिर वो तुरंत ही विसल करती है। तभी हम देखते हैं कि स्काई के अंदर से कुछ काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में कोई चीज़ आगे बढ़ रही होती है और हम देखते हैं कि सिर्फ 2 राउंड के अंदर ही वो उन सभी लोगों को मार डालती है और ये एक स्पिरिचुअल पेट होता है, जिसे देख के सारे ही लोग हैरान होते हैं और शाओई जो कि तुरंत ही उसको अपने पास में रख लेती है।
जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं ली पवेलियन को, जहाँ पे हम देखते हैं कि यंग मास्टर ली भी खड़ा हुआ था और वहाँ पे उसके सामने एक लड़की भी होती है और ऐसा लग रहा था कि शायद से ये तांग के फियोंसे ही है। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो तांग अब वापस नहीं आने वाला, हो सकता है कि अब बस उसका हेड ही हमारे सामने वापस आए। तभी वहाँ पे एक बंदा और खड़ा था जिसे ये बातें अच्छी तो नहीं लग रही होती, लेकिन उसका स्टेटस इतना नहीं होता कि वो कुछ कह पाए। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जो कि कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि एक साथ आज हम काफ़ी सारे लोगों को मार पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारे हैं और लेकिन हमने जिन लोगों को भेजा है वो भी कुछ कम नहीं। और अब बस ये देखना है कि तांग के साथ साथ में मो शुए का हेड भी यहाँ पे अपीयर होगा या फिर नहीं। खैर जो भी हो, ली गोंजी तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? तभी वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, जहाँ तक मुझे लगता है आपने जो सोचा होगा वो अच्छा ही होगा। तभी मिस्टर ली कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी तांग फैमिली है ही इतनी ज़्यादा समझदार कि हम लोग जो भी एक्शन लेते हैं वो सब कुछ सही निकलता है। लेकिन अब जब तांग का हेड यहाँ पे आएगा उसके बाद ही मैं उसके फियांसे को अपनी वाइफ बना सकूंगा और ये चीज़ कितनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जिसके बाद वो लड़की से कहता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वो कहती है कि मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भला आपको कौन ही रोक सकता है। तभी ली गोंजी कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान होगा और इसका कुछ कैरेक्टर होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात और गिरा हुआ है। तभी वहाँ पे ली कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी गोंजी कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ उन्हीं लोगों का। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके इन लोगों की एंट्री हो जाती है, जहाँ पे मो शुए सबसे आगे होता है और काफ़ी ज़्यादा टशन में आगे बढ़ रहा होता है। फिलहाल इनके साथ में शाओई भी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बालों को संवारते हुए आगे जा तो रहा था, लेकिन जैसे ही मिस्टर ली की नज़र पड़ती है इन तीनों के ही ऊपर और वो भी जिंदा हालत में, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके मुंह से फ्रूट निकल के भी गिर गया था। जिसके बाद यहाँ पे मो शुए कहता है कि मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं, क्या आप यहाँ पे मुझे देख के खुश नहीं हुए? तभी वो कहता है कि मैं भला खुश क्यों नहीं होऊंगा, आप यहाँ पे आए हैं तो ये तो खुशी की बात है। तभी तांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने दोस्त को लेके आया हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं हार गया था तो फिर मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। अपने दोस्त को लेकर आया हूँ, हो सकता है कि कुछ ना कुछ हल निकाल ही दे। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली वहाँ पे एक और चीज़ को अपीयर करता है, जो कि वहाँ पे था इनविटेशन, एक बार फिर से गेम खेलने का, जिसे देख के मो शुए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा होता है उसके अंदर। तांग तो पहले ही अपना मुंह हटा लेता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। शाओ ये भी कह रही होती है कि मो शुए क्या ख्याल है? तभी यहाँ पे ली उसको पोक करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार इसे एक ट्राई ज़रूर से ही देना चाहिए। हमारी फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस गेम को पसंद ना करता हो, और मैं समझता हूँ कि अगर तुम इसे एक बार खेलोगे तो तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा, लेकिन तुम्हें बेट लगानी होगी। ये सुनते ही मो शुए कहता है कि अच्छा ऐसी ही बात है, तो फिर मुझे इस बारे में सोचना होगा। जिसके बाद यहाँ पे ली कहता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग चाय पी लेते हैं। वेल ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि शायद से टी के अंदर कुछ मिला रही होती है। जिसके बाद वो फाइनली जाके टी सब लोगों के सामने लेके आ गई थी। सबसे पहले तो वो तांग को सर्व करती है, जिसके बाद तांग खुशी खुशी उस टी को रख भी लेता है और उसके बाद वो मो शुए को भी दे रही होती है। मो शुए हाथ से मना करता है तो फिर वो टेबल पे टी रख देती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली जो कि कह रहा था कि ठीक है सबसे पहले आप लोग टी पी लीजिए। तभी शाओई वहाँ पे हाथ पटकते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुम लोगों के अंदर इतनी भी अकल नहीं है क्या? मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे भी टी पिलाओ जरा। मो शुए को शक हो रहा होता है कि कहीं इस टी के अंदर में पॉइजन तो नहीं है। जिसके बाद वो उसको ही देखने लग जाता है। मिस्टर ली जो कि कह रहा था कि हमसे गलती हो चुकी है मिस शाओई, हमें माफ़ कर दीजिए, चलिए हम आपके लिए एक बार फिर से टी मंगा लेंगे। और यहाँ पे गोंजी भी कहता है कि जाओ भाई जाओ, इनके लिए एक नया पोट लेके आओ। लेकिन तभी तांग आगे बढ़ता और कहता है कि सिस्टर शाओई आप प्लीज़ मेरी टी ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको पी के भी कुछ खास उखाड़ लूँगा। जिसके बाद वहाँ पे वो कहती है कि हाँ लाओ मुझे दो, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। एंड यहाँ पे मो शुए भी कहता है कि मेरी टीवी वापस ले जाओ। तभी वहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए मो शुए को देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पे मिस्टर ली को तो पसीना ही आने लग गया था। तभी यहाँ पे मो शुए कहता है कि आपको इतना ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस टी के अंदर पॉइजन है। तभी वो कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, हम भला ऐसा क्यों ही करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मो शुए फाइनली जाके उस टी को पी लेता है। एंड यहाँ पे इन लोगों के फेस से तो लग रहा था कि शायद से इस टी के अंदर कुछ है, लेकिन तभी वहाँ पे मो शुए बस इस नीस करके ही रह जाता है और उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद शाओई को देखते हैं जो कि कह रही थी कि खैर छोड़ो उन सारी बातों को, अब फिलहाल रियल मैच स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको इस गेम के रूल के बारे में बता देती हूँ। मैं आपकी नरेटर शाओई हूँ और मैं ही अब आपको बताऊंगी कि आखिर इन लोगों ने क्या डिसाइड किया है। वेल इन लोगों ने 3 राउंड खेलने होंगे, जिसके अंदर जो भी सबसे ज़्यादा राउंड जीतेगा वही विनर
होगा, लेकिन उससे पहले बेट के तौर पे भी कुछ लगाना होगा। तभी मिस्टर ली कहता है तो बताओ फिर आखिर तुम क्या करना चाहोगे। एंड मिस्टर तांग, क्या आप भी हमारे साथ खेलना चाहेंगे। तांग तो काफी ज्यादा चिल मार रहा होता है, मतलब कि उसे गेम नहीं खेलना। तभी श्याओई कहती है तो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। तभी मिस्टर ली कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे फीस के तौर पे भी तो कुछ देना ही होगा, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर ये रूल है कि अगर तुम्हें गेम खेलना है तो पहले कुछ देना होगा। तभी मोशुए कहता है कि मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं काफी कुछ अच्छा लगा सकता हूँ इस गेम के ऊपर। तब वो लोग कहते हैं कि हमें 5000 टेल्स चाहिए। ये सुनते ही वो कहता है कि मैं 1 मिलियन टेल्स दूंगा तुम्हें। ये सारी बातें सुन के वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और मिस्टर ली कहता है कि ऐसी बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर आप जीते तो फिर हम आपको डबल रिवॉर्ड दे पाएंगे। तभी वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बस गेम खेलो, मैं रिवॉर्ड के बदले तुमसे कुछ और चाहता हूँ। वो कहने ही वाला था, लेकिन तभी तांग उसे रोक लेता है। जिसके बाद वहाँ पे मोशुए कहता है कि ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, फिलहाल गेम स्टार्ट करो तुम लोग। जिसके बाद फाइनली जाके गेम स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग कुछ कार्ड टाइप चीज़ों के साथ में खेल रहे होते हैं। और मैं तो इन्हें कार्ड ही बोलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मोशुए अपना फर्स्ट दाव खेलने वाला था, उससे पहले ही लड़की वहाँ पे उसके मुंह के अंदर ढेर सारे फ्रूट ठूस देती है। वो उस लड़की की शक्ल को देख रहा था। इतनी ही देर में उन लोगों ने कुछ तो चीटिंग की होती है, जो कि फिलहाल मोशुए को नहीं समझ आती। मिस्टर ली हंसता है और कहता है कि अपने दाव चलिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना दाव रखता है वहाँ पे, उसके बाद मिस्टर ली दिखा देता है अपना असली दाव और हम देखते हैं कि फाइनली जाके मिस्टर ली ही जीत जाता है। ये देखते ही वहाँ पे श्याओई सभी को अनाउंस करती है कि फर्स्ट राउंड जीता है मिस्टर ली ने। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बार काफी ज्यादा ध्यान के साथ में खेल रहा होता है मोशुए, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर ली इशारा करता है लड़की को। जिसके बाद वो एक बार फिर से उसके मुंह में फ्रूट ठूसती जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो उस लड़की को देखता है और इतनी ही देर में एक बार फिर से इन लोगों ने अपना काम कर दिया था। उसे कंफ्यूज करके वो जिस कार्ड को रखने वाला था उसे वहीं पे वापस रख देता है अपने पास और फिर दूसरे वाले से चाल चलता है। लेकिन इतनी देर में वो एक बार फिर से उसके मुंह में कुछ डाल देती है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और हम देखते हैं कि वो लगातार ऐसा करती जाती है। इन दोनों को वक्त मिल जाता है और ये चीटिंग करने लग गए थे एक बार फिर से। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मोशुए अपना दाव चल देते हैं और उसके बाद वापस से एक बार जीत गए थे। श्याओई अनाउंस करती है कि मिस्टर ली ने सेकंड राउंड भी जीत लिया है। जिसके बाद तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। तभी बताती है कि वैसे तो 2 राउंड जीत के मिस्टर ली ने ये साबित कर दिया कि वो तीसरा राउंड भी जीत सकते हैं, लेकिन मोशुए के जीतने की पॉसिबिलिटी तो फिर भी है, तो इसलिए ये लोग तीसरा राउंड भी खेलने जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके तीसरा राउंड भी स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार मोशुए को डर लगने लग जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि भाई मेरे बदले तुम ही दाव चल दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऐसा करता भी है, लेकिन अफसोस ये थर्ड राउंड भी ये लोग हार जाते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि ब्रदर ये तो काफ़ी ज़्यादा सही हो गया, हम ये राउंड जीत चुके हैं। लेकिन मोशुए कहता है कि मुझे लगता है कि हमें एक बार और राउंड खेलना चाहिए। तभी वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता। तभी वहाँ पे वो कहता है कि श्याओई तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, जरा इन लोगों से कुछ कहो। तभी वो कहती है कि देखिए मिस्टर ली, आपने कहा था कि 5000 टेल्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोशुए ने आपको 1 मिलियन टेल दिए, तो मैं समझती हूँ कि आप प्लीज एक बार इन्हें मौका जरूर से ही दे दीजिए। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, चलो एक और चांस दिया। और हम देखते हैं कि उसके बाद ये लोग रिंजी खेलने लग गए थे। इसमें भी ये लोग चीटिंग करते हैं और सबसे पहले मिस्टर ली ही वहाँ पे खोल के दिखा रहा होता है अपने दाव को। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे 6 पॉइंट आए होते हैं, मतलब कि जितने भी वहाँ पे पॉइंट मौजूद थे उन सभी को 6 आया होता है, जिसकी वजह से वो जीत चुका होता है। एंड यहाँ पे अब तो कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं यहाँ पे मोशुए के जीतने की, जिसकी वजह से मिस्टर ली कहता है कि लाइए अब हमारा अमाउंट हमें दे दीजिए, अब आप हार चुके हैं। तभी मोशुए कहता है कि अभी तो मैंने खेला भी नहीं है, तो भला तुम कैसे कह सकते हो कि मैं हार गया। तभी मिस्टर ली कहता है कि दिमाग खराब हो चुका है आपका, जब यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि सारे पॉइंट एक जैसे आए हैं और 6 से ज्यादा हाईएस्ट नंबर तो है ही नहीं इसके अंदर, तो आप कैसे जीत पाएंगे, जरा मुझे बताइए ये बात। तभी मोशुए को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं तो ट्राई जरूर से ही करूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बॉक्स को शेक करने लग गया था। उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो सभी आपस में टकराने लग गए थे। अभी ये काफी ज्यादा सस्पेंस भरा सीन हो जाता है, जहाँ पे सारे लोग देख रहे होते हैं कि आखिर मोशुए जीतेगा कैसे। उसके बाद श्याओई और बाकी सारे लोग तो प्रे करने लग गए थे, लेकिन मिस्टर ली यही चाह रहा होता है कि मोशुए हार जाए। तभी मोशुए को देखते हैं जो कि स्माइल करने लग गया था, और जैसे ही वो उस बॉक्स को हटाता है इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो जो
क्यूब होते हैं वो सारे के सारे खड़े हो चुके थे, मतलब कि डबल नंबर आ गया होता है, जिसकी वजह से तांग कहता है कि ब्रदर ये तो अनबिलीवेबल हो गया। एंड यहाँ पे शाओई वो तो नाचने ही लग जाती है और कहती कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेस्परेट कमबैक है, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कभी हो भी सकता है, लेकिन वाकई में कमाल कर दिया है मोशुए ने। जिसके बाद मोशुए कहता है कि ब्रदर ली क्या ख्याल है, अब आप हार चुके हैं, मुझे लगता है कि अब कमबैक करना आसान होगा। तभी मिस्टर ली अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम भला ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी मोशुए कहता है कि हमने पहले ही वो कह दिया था कि जो मिस शाओई कहेगी वही डिसाइड होगा, तो बताओ शाओई तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तभी वो कहती है कि ऑफकोर्स मोशुए तुम्हें एक और चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी हो तुम्हारी किस्मत साथ हो या फिर तुमने ही खुद से क्या हो, लेकिन तुम्हारा कमबैक तो हो ही चुका है इस गेम के अंदर। मिस्टर ली मना कर रहा होता कि नहीं हम नहीं मानते इसे कमबैक को, ये बहुत ही ज्यादा गलत है, इसने चीटिंग की है। तभी शाओई कहती है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस गेम के अंदर आप चीटिंग कर रहे हैं। वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी पेन एंड बुक को निकाल लेती है और उसके बाद लिखने लग जाती है कि 2 अप्रैल को गेम के दौरान ली फेंग अपनी बातों से मुकरा और उसने झूठ कहा। तांग कहता है कि सिस्टर आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि चीटिंग कर रहे हैं। तभी मोशुए भी कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि तुम लोगों ने चीटिंग की है, भला तुम इतने सारे गेम ऐसे कैसे जीत सकते हो। तभी ली कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने चीटिंग की है, हम क्लियर विनर है और अब हम इस मैच को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे। तभी वो लोग कहते हैं लेकिन हम इस मैच को कंटिन्यू करना चाहते हैं और हम आगे खेलेंगे भी, जिसकी वजह से यहाँ पे मोशुए एंड बाकी सारे लोग खुश हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली एंड गोजी दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।